तो हेलो फ्रेंड, एडी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जो है विजन का जो अभ्यास सेकंड टेस्ट हुआ था 12 तारीख को, ये उसका जो सी सेट वाला है उसका सोल्यूशन है। बाकी जो जीएस वाला होगा उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा आंसर रह गए थे मेरे, तो उसमें जो टिक वगैरह सही करके या थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखे मैं उसको कल अपलोड कर दूंगा। और इसमें भी मैथ में मैं आप जो इस वाले पेपर में हूँ केवल मैं मैथ वाला और थोड़ा रीजनिंग वाला पोर्शन लूँगा, और कुछ क्वेश्चन मैं इसमें स्किप करूँगा क्योंकि इसमें जो है जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो थोड़ा अटपटा सा है और मेरे से भी वो थोड़ा सही से हो नहीं पाया था। तो इन जो क्वेश्चन है उनका मैं अलग से 4-5 क्वेश्चन है उनको मैं अलग से बाद में ले लूँगा। तो इसमें जो जितना हो पाएगा उतना मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक इसकी वीडियो जो है अपलोड नहीं हुई है विजन की तरफ से भी। तो हालांकि जो रहती भी है तो 3-4 घंटे की रहती है, तो वो वैल्यूबल नहीं होती है देखनी। आप इससे बढ़िया ये होता है कि आप जो है वो आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से खुद ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए, ये थर्ड वाला आप उससे कर लीजिए एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन से, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ। तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक व्यापारी जो है ग्राहक द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या के आधार पर छूट देता है, और वो पाँच पाँच वस्तुएं खरीदने पर 10% की छूट देता है और 10 वस्तुएं खरीदने पर 20% की छूट देता है। यहाँ पे जो है नोट करने की जो पॉइंट था वो ये था कि इसने लिखा है कि यदि प्रत्येक मामले में उसका कुल लाभ समान है तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि जब मैंने सॉल्व करा था तो वो लिखा है यहाँ पे कि प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है। आप जो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस हटा दीजिए, या जो मार्क यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से आप क्या कर लीजिए, कॉस्ट हटा लीजिए, तो वो आपका प्रॉफिट होगा। अब 5 वस्तु पे क्या दे रहा है वो पॉइंट, जो 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 प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा। एक तो इसने 10% की छूट दी थी, मतलब 100 में से उसने 100, जो 100 रुपये की वस्तु पे उसको उसने 90 में बेचा, माइनस जो सी है वो प्रॉफिट निकल जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम इधर साइड कर दीजिए, तो जो M/C आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10/7। ओके। एंड जो अगला क्वेश्चन है, जैसे जो ये क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लीजिए, जो ये क्वेश्चन है, जो ये वाला है फिफ्थ वाला। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि यदि 2 अंकों की संख्या के इकाई के अंकों को आधा कर दिया जाए और दाई के अंकों को 2 गुना कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन में डाल दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यूनिट डिजिट, तो जैसे आप अ, ये देखोगे कि जैसे ये है, तो ये देखिए कि जो 2 अंकों की संख्या है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x + y है। अब इसमें जो है इसने जो है कंडीशन क्या दे दी कि जो ये है, हाँ, जो इसने बोला है वो ये कि दाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाए। तो दाई का अंक क्या है यहाँ पे 10x, ये 20x हो जाएगा, और जो ये है इसको कितना कर दिया जाए, y/2 कर दिया जाए, ये 2 है, तो इसको इक्वल किसके करना है, मतलब जब संख्या को बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये x जो है जो दाई का अंक है वो y/2 आ जाएगा। इकाई का मतलब क्या आ जाएगा, इकाई अंक का क्या आ जाएगा आधा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा। और जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये छोड़ने वालों में से होते हैं क्योंकि इसमें एक तो जो है 4 स्टेटमेंट है, तो 4 को आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्राई मैंने भी किया था लेकिन ये मेरा गलत हो गया था, तो इसका आंसर जो होगा वो केवल केवल डी होगा, मतलब केवल 4 जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दी है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अगला है, अ, अगला जैसे ये है कि इसने बोल दिया है यहाँ पे कि जो जयपुर और ईटानगर से अलग अलग टाइम जोन में स्थित 2 शहर हैं, ठीक है। तो जयपुर ईटानगर से 3000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ये इसने पहले ही दे दिया है कि मतलब ये ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पे हम जो डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था। पहले तो इसने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे इसने बोल दिया कि जो जब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ से चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, इधर को क्या चल रही है, हवा। तो इसका मतलब है जो ये घर्षण पैदा करेगा वो कहाँ से पैदा करेगा, जो फ्लाइट जो है ईटानगर से कहाँ आएगी, जयपुर, उसके लिए जो है ये घर्षण पैदा करेगा, मतलब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो जैसे स्थिर आयु में हमने मान लिया कि जो इसकी जो वायुयान है उसकी जो स्पीड है वो हमने 20 किलोमीटर/आवर मान ली, और जो टाइम है जो हमने मान लिया कि जो जो ईटानगर है वो जयपुर से टी टाइम आगे है, मतलब टी टाइम कैपिटल टी टाइम होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जो ईटानगर से जो जयपुर की जो फ्लाइट होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी v - 50, क्योंकि यहाँ पे जो 50 का है वो घर्षण पैदा हो रहा है वायु के कारण। और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा t = 4 + t। तो हमें पता है कि स्पीड स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये निकल जाएगी, और इसी प्रकार जब सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन ये निकल जाएगी। तो यहाँ से जो टी आएगा वो टू आवर्स आ जाएगा, और जो विमान की जो जो वो हो जाएगी स्पीड वो इतनी आ जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये था कि जैसे इसमें सिंपल सा ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक, वो
उसकी व्यक्ति की जो प्रायिकता है 1/2 के साथ दाएँ और 1 कदम चल सकता है और प्रायिकता 1/2 उसके बाएँ चलने की है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक ये बोल रहा है कि जो एक व्यक्ति ये मान लो इस पॉइंट पे खड़ा है, इधर जाने की प्रायिकता उसकी 1/2, इधर जाने की प्रायिकता उसकी 1/2। अब कुल मिला के इसने बोल दिया है कि 15 कदम चलता है। तो 15 कदम चलने पर 15 कदम चलने के बाद बिंदु पी पर होगा। इसकी क्या संभावना है? इसकी संभावना जीरो होगी, क्योंकि जीरो इस कारण होगी ना कि अगर सम होता, जैसे 16 होता, तो ऐसा होता कि 8 कदम इधर चलता, 8 कदम इधर चलता, मतलब 1/2 इधर चलता, 1/2 इधर चलता, फिर ये पी पे आ जाता। बट यहाँ पे दिया है कि जो जो ये चल रहा है वो 15 कदम चल रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पी पॉइंट पर पहुँच जाए। तो इसलिए जो प्रायिकता होगी इसकी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये ग्राफ वाला था, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से देख लेना। ये थोड़ा अटपटा सा था, तो मैंने इसको खुद भी अटेम्प्ट नहीं किया था। हाँ, हाँ। अब जैसे इसमें था क्वेश्चन नंबर 15, ये अटेम्प्ट करने लायक था कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसमें कुछ अंक प्रत्येक द्वारा छापे गए हैं, मतलब वो छिपाए गए हैं और संभवतः 3 अंकीय विषम, यहाँ पे पढ़ना ये है मेनली, जैसे 3 अंकीय विषम बोल दिया, संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब जब आप देखोगे ना कि मिनिमम 3 अंकीय विषम पूर्णांक, पहले तो सबसे पहले आप क्या ले लोगे? 101 होगा ना मिनिमम। 101 होगा। तो 101 को जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसकी जो मिनिमम है, मिनिमम डिजिट आएगी वो 5 आएगी। और जब आप 999 को करोगे, जो 3 अंक विषम विषम वाला होगा, तो जब आप उसको उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या है, मैक्सिमम डिजिट 6 आएगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि इसमें 8 है, और ये हट जाएगा क्योंकि इसमें 4 है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करना था कि पहले तो इसने बोल दिया कि 3 अंकीय विषम अंक है, 3 अंकीय विषम संख्या है। तो 3 जो विषम अंकीय होगा उसमें 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो जाता। तो 2 ये एलिमिनेट हो गए थे, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर ये ए आ जाता। अब जैसे 16 वाला है, तो 16 वाले में भी ठीक था कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी तो आप इसको कर लेते। जैसे इसने बोला है कि कथन 1 में राज जो है सुबह 7 बजे सिमरन से मिला। जब दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे तब राज की परछाई सीधे सिमरन के दाहिने हाथ पर पड़ी थी। अब यहाँ पे हम जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। तो जो सूरज है सुबह सुबह किधर होता है? ईस्ट में होता है। तो जो परछाई है वो कन्फर्म जो है वेस्ट में ही बनेगी, ये हमें पता है। तो ये भी हमें पता है कि जब जो सिमरन है, जो जो सिमरन की, हाँ सिमरन, हाँ, तब राज की जो परछाई है वो सिमरन के दाहिने ओर पड़ रही। तो सिमरन की दाहिनी ओर कब पड़ेगी? जब वो खुद क्या होगी, जब उसका जो मुंह होगा वो साउथ की तरफ होगा और राज का जो है नॉर्थ की तरफ होगा, तब जाके इसकी जो परछाई है वो उसके राइट हैंड में पड़ेगी। तो इससे हम जो है, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि राज का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसका जो है नॉर्थ की तरफ है। सेकंड वाले में क्या है कि रात शाम को 5 बजे, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कि जो है ये जो है जो सूरज है वो वेस्ट में होगा और जो इसकी परछाई है वो ईस्ट में पड़ेगी। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, तब सिमरन की परछाई उसके दाहिनी तरफ पड़ रही है। तो सिमरन की परछाई कब दाहिनी तरफ पड़ेगी? जब वो जो नॉर्थ की तरफ होगी। तो जब ये नॉर्थ की तरफ होगी तो राज का किधर की तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। तो इससे जो है यहाँ से जो निकल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। अब जैसे 17 क्वेश्चन है, इसमें तो ईजिली यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जैसे इसने बोला एक बैग में 16 गेंदें हैं, जिसमें से 6 सफ़ेद रंग की है और 6 लाल रंग की है। मतलब लाल रंग की कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 16 में से 6 तो सफ़ेद है। अब इसने बोला कि 4 गेंदें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, उनमें से ठीक 3 गेंदों के लाल रंग के होने की क्या प्रायिकता है? तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो पहले तो जो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो जो है 91 आ जाएगी। तो यहीं से ये निकल, तो 91 में ये 2 थे, इसलिए जो है आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे जो 18 क्वेश्चन है, इसने बोले कि मान लीजिए कि m एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। m में 60% की वृद्धि करना और फिर परिणाम को 50% कम करना m को किस संख्या से विभाजित करने के बराबर होगा? जैसे m हमने जो है 100 मान लिया, तो इसमें हमने जो है 60% की वृद्धि कर दी, 60% की वृद्धि कर दी तो 160 हो जाएगा m फर्स्ट केस में। अब सेकंड में क्या बोलता है, ये 50% कम कर दो, 50% जब कम करोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक। अब ये बोला कि m को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो है m जो है 100 के इक्वल आ जाए। तो m को हमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना, तभी जो है 100 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए जो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में सिंपल सा था, हालांकि मेरा गलत हो गया था कि जैसे जो ये है तो इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जो ये है हमें पता है, यहाँ से जब हम 99 की पावर 99 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। और बी में क्या होगा, जब हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं हम, 99 इंटू 99 की पावर ये, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा सी 91 इंटू, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? बी है, फिर क्या है ए, फिर क्या है सी। इस हिसाब से इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछ रहा है कि इसने 2 सेट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है a बराबर 2 3 4 5 अप टू 100, दूसरा b दे रखा है उसने 1 0 2 1 0 1 0
110 अप टू 125 तक दे रखे। तो बी के ऐसे कितने अवयव हैं जिसमें गुणनखंड के रूप में ए का कोई भी अवयव शामिल नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि 100 से 125 के बीच में कुल मिला के अभाज्य संख्या कितनी है। तो जब आप निकालोगे तो ये 5 आएगी, ये आ जाएगी 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आप उससे भी देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ इसमें कैसे होगा। कि जैसे इसने बोला ना कि 190 रुपये है। अब एक से लेकर 190 रुपये के बीच की किसी भी राशि की आवश्यकता होने पर बिना कोई बैग खोले एक निश्चित संख्या में थैले सौंपकर वो राशि दी जा सकती है। आवश्यक थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब तो जैसे कैसे हो सकता है कि हम कैसे जैसे हमें किसी को पैसे देने हैं और एक एक के सिक्के हैं सारे मेरे पास, तो उसको हम जो है इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 2 4 8 16 32 64, इससे आगे हम लिखेंगे तो हम उसको जो है सही से जो है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे मेरे को अगर किसी को 65 रुपये देने हैं तो मैंने अलग अलग थैले में रख रखे हैं, तो मैं यहाँ से 64 वाला थैला दूंगा और 1 रुपये ये दे दूंगा। और इसी प्रकार अगर मैंने किसी को जो है 5 रुपये देने हैं तो एक मैं 1 वाला थैला दे दूंगा, एक 4 वाला थैला दे दूंगा। तो इस जो ये निश्चित संख्या थी इसकी 8 आ रही थी इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे 24 वाला है, 24 वाले में इसने बोला है कि जो कॉलिन है वो प्रति घंटे अधिकतम 25 पेज पढ़ सकता है। यदि वो 250 पेजों की पुस्तक की को एच घंटों तक पढ़ता है, जहाँ एच जो है उसने एच, पहली बात तो यहाँ पे ये नोटिस करने की, जो एच है वो 25 घंटे से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके पास अभी पढ़ने के लिए पी पेज बचे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पी और एच के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो है, जो मैंने जिस तरीके से मैंने हल किया था, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया था मैंने कि जैसे जो एच है वो जो है 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई जैसे कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी वाले में एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि जो ये है 25 आवर्स ले रहा है ये। तो इसे मतलब ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे जो जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। जैसे कॉलिन ने मान लिया कि 1 घंटे में वो जो है 25 पेज पढ़ता है, तो एच आर में वो कितना पढ़ लेगा 25 इंटू एच। और तो जो टोटल जो पेज बचेंगे वो कितने बच जाएंगे 20, वो 250 माइनस पी, तो 250 माइनस पी, और ये लेस देन या इक्वल होगा, वो लेस देन या इक्वल होगा किसके 25 आर के। तो इसका जो आंसर सी आ जाएगा। अब जैसे ये 25 वाला था, 25 ऐसे में कि जैसे इसने बोले कि 6 छात्र हैं, अमन है, भास्कर है, सिंडी है, दीपक, एलिजाबेथ और पू, में प्रत्येक एक विशेष ग्रेड दिया जाना है। जिसे प्रत्येक जो छात्र को ए बी सी डी ई एफ में अलग अलग ग्रेड दिए जाता है। जैसे जो ग्रेड ए है वो केवल अमन, भास्कर या सिंडी को दिया जाता है, और जो ग्रेड एफ है वो एलिजाबेथ या पू को नहीं दिया जा सकता। तो छात्रों को कितने अलग तरीके से ग्रेड दिए जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि हमने मान लिया कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि तीन में से किसी एक को देना है, तो यहाँ पे मान लिया कि जो जो ए ग्रेड है वो अमन को दे दिया हमने। तो जब अमन को हमने दे दिया, और एफ जो है पू और किसको, हाँ, एलिजाबेथ को नहीं दिया जाता। तो यहाँ से इसका क्या जाएगा कि एलिजाबेथ कट हो जाएगी और पू कट हो जाएगा, और अमन को हमने ऐसे ही मान लिया कि अमन को हमने ए ग्रेड दे दिया। तो यहाँ पे जो एफ को जो है हम 3 तरीके से दे सकते हैं, 1 2 3 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बी वाला है, बी वाले में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये देना है, तो हमने एक अमन को दे दिया है, इसमें से हमने किसी एक को जो है ये एफ दे दिया है, तो कुल मिला के 4 बचे हैं। तो बी जो ग्रेड है वो हम 4 तरीके से दे सकते हैं। और जो सी, अब जो है सी, अब जो है हमने जो है बी भी दे दिया, अब बचा कितना है 3, 1 2 3, तो सी हम जो है 3 तरीके से दे सकते हैं, और जो डी है वो 2 तरीके से, और जो ई है वो 1 तरीके से। इन सबको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। इस तरीके से जो इसका आंसर है वो 72 है। अब जैसे ये 26 है, तो इसको आपको जो है सॉल्व करना था इस तरीके से, जो यहाँ पे जो है ये ऐसे करना था। तो जो इसमें जो सॉल्व करके जो आ रहा था वो ऐसा था कि जो सबसे बड़ी संख्या थी वो ए आ रही थी, और जो सबसे छोटी संख्या थी वो बी आ रही थी। इसको आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी दे रखा, तो यहाँ से आप देखो कि ए प्लस बी और डी प्लस ई इसमें है, तो आप यहाँ से पुट करके डी प्लस ई ये रख सकते थे, डी प्लस ई, क्योंकि ए प्लस बी से बड़ा कौन है, ये है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ से जो ये जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो ई आएगा, जो ई है वो लेस देन किसके आ जाएगा, सी के। तो इसी तरीके से जो है आप दूसरा सोल्यूशन भी निकाल सकते थे इसका, और यहाँ पे जो आंसर था वो ए आ जाता। अब जैसे इसी प्रकार जो 27 है, 27 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या है, जो समीकरण इस तरीके से पुष्टि करता है। तो इस समीकरण में कितने कितने हल है, तो कितने हल हो सकते हैं आप ये देखो। जैसे जो है पहले सबसे पहले क्या है, ए ग्रेटर देन या बी है। पहले तो इसने बोला है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब जो ए और बी है वो ग्रेटर देन होंगे या इक्वल होंगे ए के। तो जो हमने यहाँ पे रख दिया ए बराबर बी रख दिया हमने, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो किसकी कितनी आई 27। तो जो इसकी वैल्यू है बी की वो 1 से लेकर 27 के बीच होगी, तो इसलिए इसका आंसर 27 आ रहा था। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको भी आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा अटपटा सा दे रखा है, जो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, ये 35 वाला था, 35 वाला तो काफ़ी इजी था, इसको आप आराम से टैकल कर सकते थे। जैसे इसने लिखा है कि यहाँ पे ये मॉडल है और डी है, यहाँ पे जो है कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ वो दे रखे हैं, तो आपको इनका जो है खाली वो निकालना था डायरेक्ट,
कि जैसे एल का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ए आ रहा था। और 36 है, 36 को आप आराम से कर सकते थे। जैसे इसने बोला कि 500 मीटर लंबी एक डोरी उत्तर से दक्षिण में फैली है, मतलब ये मान के चलो कि ये एक डोरी है, ठीक। अभी बोल रही है इसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर इसकी लेंथ है। अब इसने बोला है कि डोरी पर 2 फीट दो दो कीट गिराए जाते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे मान के चलो जो जो हम जैसे जो गोल पत्थर से होते हैं ना उनको गिराते हैं, कंचे टाइप के। तो ये बोला कि प्रत्येक कीट उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके डोरी पर गिरता है, और डोरी पर गिरते ही प्रत्येक कीट अपनी सम्मुख दिशा में 125 मीटर पर मिनट की गति से आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक वो डोरी से गिर ना जाए, लेकिन यदि कोई कीट विपरीत दिशा में आ रहे दूसरे कीट से टकरा जाता है तो दोनों अपनी दिशा बदल देते हैं और विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। कीट डोरी के दोनों सिरों में से किस एक से ही गिरते हैं, डोरी कितने समय बाद निश्चित रूप से कीटों से मुक्त हो जाएगी। अब जैसे आप देख लोगे जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 500, तो जो इसकी जो इनकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो जुड़ेगी ना इनकी। हमने ऐसे ले लिया कि पहले तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ये यहाँ से गिरा और डायरेक्ट यहाँ से इधर चले गया, और यहाँ से गिरा यहाँ से इधर चले गया। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटी है 1 मिनट इसको जो है इधर आने में लग रहा है, मतलब 2 मिनट इसको जो यहाँ से जो टाइम है वो निकल जाएगा 2 मिनट। अब 2 मिनट ये है जो इन दोनों को आपस में मिलने में लग रहा है। अब जब यहाँ से टकराएंगे तो 2 मिनट इनको इधर जाने में लगेगा, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो जो है 4 मिनट आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है 37 वाला है, ये बोला कि उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 बचता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी 6k+3, जितने को भी आप के जगह आप कुछ भी रख सकते हो। के यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दे रखा कि 2 अंकों की है, तो के बराबर जो है आपको 2 रखना पड़ेगा। तब जब आप 2 रखोगे तभी जाके यहाँ पे 2 अंक की संख्या बनेगी, नहीं तो अगर आप के बराबर 1 रखोगे तो ये 1 अंक की संख्या बनेगी। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी आएगी वो क्या आ जाएगी 15, जब आप सॉल्व करोगे। जो सबसे बड़ी आएगी वो आएगी 99, ठीक। और जो टोटल टोटल जो आएगी, जैसे जो ये 15, 21, 27 अप टू 99 तक, ये टोटल जो इसका जो होगा वो 15 आएगा। तो हमें पता है कि एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये होता है। तो जब आप यहाँ पे जो है 15 पुट करोगे तो इन सबका जो एस एन निकालोगे तो इसका जो आंसर होगा वो ही आएगा 855। और जैसे ये 38 था, इसको भी थोड़ा सा ऐसे करना था कि जैसे यहाँ पे आपको जो कुछ इन्होंने हिंट दे रखी थी, जैसे ये देखो डी के पीछे डबल ई आ रहा है और डी के बाद डबल ई आ रहा है और यहाँ पे जो ई के बाद सी आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लगाना था कि जो यहाँ पे डी तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ई आ रहा है, तो यहाँ पे जो है सी लिख सकते थे आप इस वाले में सी। और यहाँ पे जो है डी, यहाँ पे डबल ई आ रहा है तो डी डी यहाँ पे आता और यहाँ पे ई आता, क्योंकि यहाँ पे डी है तो डबल ई आएगा और यहाँ पे ई आता। इस हिसाब से इसका आंसर जो है ए हो जाता। अब जैसे ये क्वेश्चन था 41, ये अच्छा क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि जो जेड है एक साइड दे रखा है इसने किसका 3, 4, 5 अप टू 2n+2 को दर्शाता है, और जो n है वो ग्रेटर देन है 202 से। अब q जो है z में विषम अंकों का औसत दर्शाता है, और जो r है वो z में सम पूर्णांकों का औसत दर्शाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो z है वो सम पूर्णांकों का योग संगत विषम पूर्णांकों के 1 से अधिक है। क्यों है 1 से अधिक, क्योंकि यहाँ से 3 से स्टार्ट है, जो विषम संख्या है वो 3 से स्टार्ट है और जो सम संख्या है वो 4 से स्टार्ट है। तो एक का इसके पास क्या है एज है, तो q-r करोगे आप, जब आप q-r करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको आप माइनस करोगे तो n आ जाएगा, ये -n आएगा। तो जब आप इन सब का औसत निकालोगे तो अपॉन में n करोगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वो -1 आएगी। अब जैसे ये था 42 वाला, ये भी रीजनिंग बेस्ड था कि 3 अंकों वाले पूर्ण वर्ग का दाई का अंक उसके सैकड़ा के अंक और इकाई के अंक के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक तो 111 का स्क्वायर, एक तो सॉरी 11 का स्क्वायर 121 और 22 का स्क्वायर 484। जब आप 3 का कर रहे थे तो वो जो है 4 डिजिट में जा रहा था, तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 आ रहा था। तो आप देख लीजिए यहाँ मैंने लिखा भी है। और जैसे ये क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसमें ये था कि जो n है एक से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। तो हालांकि मेरा भी कुछ गलत हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा उस बेस पे चले गया था जो नंबर सिस्टम में होता है ना कि कोई डिजिट जो होती है 11, 13, तो वो 19 से भी डिविजिबल होती है। तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसके कुछ अलग कंडीशन है। जैसे इसमें था, तो इसमें जैसे हमें सॉल्व करना था, इन दोनों को जो है आप कॉमन, इनमें से आप जो है इसको कॉमन लेते तो ये 271 8 - 1 आता था, तो ये होता। तो इसके जो फैक्टर थे वो ये आ रहे थे, आप यहाँ पे देख लेना। इसमें जो है 17 नहीं आ रहा था, बाकी 11, 13 और 19 आ रहा था। तो इस आधार पर जो है इसका आंसर जो है 17 हो जाएगा, 19 नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे जो है 47 वाला है, 47 वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है MBA के अंतिम वर्ष में 500 छात्र अध्ययनरत है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो है टोटल जो है 500 है, और उसमें जो है 240 जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में विशेषज्ञता है, और जो 300 है वो फाइनेंस में है, और कम से कम जो 60 है वो ना तो ये इसमें जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले में, और ना ये फाइनेंस वाले में जाते हैं। तो यहाँ से जो आप टोटल जो संख्या निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, जब आप 500 में से माइनस करोगे तो ये 440 आ जाएगी, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी
540 तो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 100 आएगा, तो मतलब यहाँ पे जो बीच में है वो 100 आएगा। तो मिनिमम कितना होगा 100, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ से जोड़ के 100 + 200 300। तो इस आधार पे जो इसकी जो रीच होगी वो 100 से 300 के बीच होगी। और इसमें भी थोड़ा सिंपल दिखाइए कि यहाँ पे जो है एक फिक्स पैटर्न बन रहा था, तो इसको आप जैसे जिस तरीके से आपने किया होगा कर लेना। बस इसमें जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट इसलिए मत करना कि पहले देख लेना कि जो ये सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे जो फिक्स सीक्वेंस बन रहा था कि यू के बाद वी आ रहा, वी के बाद एफ के बाद जी आ रहा है, और एस के बाद टी आ रहा है, तो एच के बाद जो है आई आता। तो ये दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते। बस आप इन दोनों में से जो है थोड़ा बहुत देखना था कि कौन सा आता है। तो ये इसका आंसर जो है बी आ रहा था। और जैसे यहाँ पे था, तो जो इसने जो 51 में है, 51 में दे रखा कि ए एन इक्वस टू ये अप टू 1 तक है। तो यहाँ पे जो 1 है वो n बार आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो ए है ये 741 है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इन तीनों का जो एडिशन करोगे आप 7 4 1 ये 12 होता है, और ये जो है 3 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से ये भी था, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए जो है इन सब का जो आंसर है वो डी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने जो है APGP वाला ले रखा, तो ये आप जो है डायरेक्ट वहीं से देख लेना। इसको जो इसका जो अगर थोड़ा शॉर्ट सोल्यूशन हो पाएगा तो मैं इसको बाद में अपलोड कर दूंगा। हाँ जैसे ये है कि 55 वाला, ये 55 वाला भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का पूछता भी है यूपीएससी कि जैसे इसने बोल दिया है कि एक्स और वाई दो प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार के दौरान कुल मतदाताओं में से 40 ने एक्स को और शेष ने वाई को मत दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो टोटल है वो इतने हैं 100, तो इसमें से जो है इन्होंने जो 40 ने जो है एक्स को दिए, जो 40 ने जो है एक्स को दिए, और 60 ने जो है वाई को दिए, जो 40% जो मतदाता थे। अब ये बात में क्या बोल रहा है कि जो मतदान के दिन क्या होता है कि जो 15% मतदाता जिन्होंने पहले एक्स को मत देने का निर्णय लिया था, उन्होंने जो है निर्णय बदलते हुए वाई को दे दिया। अब 40 का जब आप जो है 15% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जब 6 आ जाएगा तो इसको जो आप 40 में से 6 माइनस करोगे तो 34 बचेगा वो। और जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया भी है ये। और जैसे जो जब आप फिर आगे बोल रहा है कि जो इसी प्रकार जो 25% जो मतदाता है जिन्होंने वाई को मत देने का निर्णय लिया था, ने अपना निर्णय बदलते हुए एक्स को मत दिया। अब जो है मत दिया, तो इसमें जो आप जो है 60 का जो 15% निकालोगे, 60 का जो 25% है वो 15 आ जाएगा। तो इसमें से जब आप माइनस कर दोगे 66 में से 15 तो 51 आएगा। और इसी तरीके से जब आप इधर जो है 34 में जब आप 15 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49। इस तरीके से जो वाई है वो 2 मतों से विजयी हो जाएगा। इसमें मतलब जो मतदाताओं की जो संख्या थी वो कुल मिला के कितनी थी 100 थी। इसी तरीके से जो 56 है, 56 वाले में 2 ट्रेनें एक ही समय पर मुंबई और मेरठ से चलना प्रारंभ कर देती है एक दूसरे की ओर। क्रमशः ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ती है। जब वो मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 150 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। मुंबई और मेरठ के बीच में हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो ये सिंपल सा है कि जैसे यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी चल चुकी है, 150 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, और कितनी जो है आगे चल रही है, 15 किलोमीटर जो है हर घंटे आगे चल रही है किससे, बी से। तो जैसे ये 56 में था, 56 में ये था कि जैसे ये 15 किलोमीटर आगे थी ना ये वाली जो बी वाली है। तो इसको जब आप ये 150 किलोमीटर कब आगे होगी, जब आप इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ये जो है 10 घंटे चली है दोनों। तो जब 10 घंटे में ये कितनी चलेगी 700 किलोमीटर, और ये कितनी चल जाएगी 850 किलोमीटर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1550। इसी प्रकार जब आप बोलोगे मनीष को जो है 3 अक्षर वाले शब्दों के सभी संभावित संयोजनों के, मतलब कुल मिला के ये भी जो है कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि हाँ, इसको मैंने शायद आगे सॉल्व किया था, पर मैं यही भी आपको बता देता हूँ कि जैसे कुल मिला के इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हम बना सकते हैं संख्या वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें कुल मिला के जो है या तो ऐसे बन सकती है टी टी टी, क्योंकि 3 टी है, तो यहाँ से जो है कुल मिला के एक पॉसिबिलिटी बनती है। आगे क्या होती है, आगे ये होती है कि आप 2 टी ले लीजिए, उसकी जगह कितनी संख्या बचती है, 1 1 2, एक सी बचता है, एक ए बचता है, और एक आर बचता है, एक टी बचता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है जो थर्ड नंबर की, यहाँ पे 3 होगा। तो इस 3 को आप जो है या बीच में भी ला सकते हो, बस यही कर सकते हो। तो 3 × 3 यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है डबल ए को लेके भी आप कर सकते हो, डबल ए, उसकी वहाँ से भी कितनी पॉसिबिलिटी निकल जाएगी 9 निकल जाएगी। और जब आप इसमें जो है कुल मिला के जो सभी संख्याओं को लोगे, मतलब कुल मिला के जो 4 संख्या है ए ई सी आर, इन 3 में हमें लेना है, 3 अंकों की बनानी है। तो यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी है 4, यहाँ भी कितनी है 3, यहाँ भी कितनी है 2, तो कुल मिला के कितनी आ जाएगी 24। तो इसमें आप ऐड कर दो 24 जो है, और 9 9 और 1, तो कुल मिला के कितनी आ जाएगी 43। और अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले अपनी सूची से उन सभी, मतलब इसके पश्चात उसे अपनी सूची से उन सभी शब्दों को हटाने के लिए कहा जाता है जो दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं, और उसके पास कितने शब्द शेष बचेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जो दर्पण में है वो शेष क्या क्या बच सकता है, मतलब जो एक जैसे दिखेंगे वो क्या क्या हो सकती है, ए ई ए
और टी ए टी, क्योंकि जब आप इनको दर्पण में देखोगे तो ये सेम इमेज देगी, और टी टी टी, तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी होगी 3। और जो टोटल थी हमारे पास वो कितनी थी 43, तो 43 में से आप जब थ्री जो माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40। इसी प्रकार जो है अगला है वो भी जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोल दिया इसने कि मान लीजिए एक बाइनरी संख्या 8 अंकों से बनी है, ठीक है। मान लीजिए कि एक गलत अंक आने की प्रायिकता पी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे इनकरेक्ट आने की जो है पी है, और करेक्ट क्या हो जाएगी 1 माइनस पी। अब 8 सही अंक है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 8। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब एक गलत संख्या के बनने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 1 माइनस पी की पावर 8 हो जाएगा, इसलिए जो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। अब जैसे ये था 61 वाला, 61 वाला तो इजी से हो जाता है कि आप अगर आप इसको देखोगे मतलब क्रम जैसे भी बनाओगे तो ये भी सही आ जाएगा, ये भी सही आ जाएगा, इसको जो है क्रम से सजा लेना और देख लेना, तो इसलिए जो इसका आंसर जो है दोनों आ जाएगा। सॉरी, जैसे ये 62 वाला है, 62 वाले में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी उद्यम में निश्चित राशि का निवेश किया जो प्रतिवर्ष 10% की दर से घाटे में चल रहा है। अब 2 वर्ष के अंत में उसके पास कितनी है 80। पहले तो इसने बोल दिया कि 10% की जो है घाटे में चल रहा है, तो ऐसा ही जो है अगर हमने मान लिया 100 है, मतलब सॉरी 1 लाख है, तो जब 1 लाख जब यहाँ से निकलेगा तो उसका 10% कितना निकल जाएगा 10,000। तो जो उसके पास पहले वर्ष में है वो कितनी हो जाएगी 90,000। और जो इसका जो जब आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9,000। तो मतलब दूसरे वर्ष में इसके पास कितनी बचेगी 81,000। तो इसका मतलब क्या था, प्रारंभ में उसकी जो उसने निवेश की थी वो कितनी थी 1 लाख रुपये थी राशि। इसी प्रकार जब जब आप अगला क्वेश्चन देखोगे ये वाला 65 वाला, तो 65 में क्या है कि जैसे यहाँ पे बोला कि 29 फरवरी 2012 को अनिल का जन्म जो है इतने को हुआ था। अब ये बोल रहा है कि उस दिन शुक्रवार था, यदि वो 97 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तो पहली बार शुक्रवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगा, मतलब उसी दिन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये होता है कि अगर कोई जो ईयर है वो लीप ईयर है और वो 4 से पूर्णतः जो है डिविजिबल हो जाए, जैसे मतलब 12 पूर्णतः डिविजिबल हो रहा है, तो जो वो वर्ष जो वो कैलेंडर ईयर है वो अपने आप को जो है 28 साल बाद दोबारा रिपीट करता है। तो जब 2012 में आप 28 वर्ष ऐड करोगे तो 2040 आएगा, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। और जैसे ये था 66, ये यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे इसने बोला है कि किसी निश्चित भिन्न के अंश और हर में समान मात्रा में, मान लीजिए हमने भिन्न जो है 1/2 ले लिया, फिर हमने इसमें जो है समान अंश में क्या कर लिया, एक ऊपर ऐड कर लिया और एक नीचे ऐड कर लिया। तो जो ये बोल रहा है कि तो परिणामी जो भिन्न है वो क्या है, ये बड़ा है, हमेशा जो है मूल भिन्न से बड़ा होगा, इसलिए जो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। और जो 67 है इसको भी आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा उस टाइप का है प्रोबेबिलिटी का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया तो है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमने माना था कि टोटल 100 है उसमें से जो 80 है वो जो है 50 के एज ग्रुप के इक्वल है या उससे छोटे हैं, और जो 20 है यहाँ पे जो 20 है वो जो है किससे छोटे हैं, वो 50 आयु से बड़े हैं। अब इन्हें जो यहाँ पे दिया है कि जो 50 आयु से बड़े हैं वो 20% उसमें से जो फुटबॉल खेलते हैं, तो 20 का 20% क्या आ जाएगा 4। तो जो अभी जो है टोटल के संदर्भ में पूछ रहा है, तो टोटल के संदर्भ में यहाँ पे लिखा भी है कि जो टोटल है वो कितने खेलते हैं 20 खेलते हैं। तो इसमें से आप 16 में से इसको घटा दीजिए 50 वाले को, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 20 में से 4 घटा दोगे तो 16 बचेगा, तो इसको जो है इसके रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, तो ये 80 आंसर आ जाएगा, तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला 68 वाला, 68 वाले में भी ये है कि इसने थोड़ा सा, इसमें मैं आपको जो है आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप इसको जो है खुद सॉल्व कर लेना या उसको जो है उसको रेफर कर लेना आप, जो पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो सीपी है वो 60,000 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है 15 जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, 15 जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, कुल मिलाकर उसके पास कितनी बची है अब 45 कुर्सियाँ बची है। वो प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को गैर क्षतिग्रस्त कुर्सी के विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने का निर्णय लेता है। अब ये बोल रहा है कि पहले तो वो जो क्षतिग्रस्त है वो तो हुई, अब उसको कुल मिलाकर जो है उसको 75% 25% का उसको लाभ भी अर्जित करना है। तो इसका जो है हम जब 25% निकालेंगे तो 15 आएगा, तो इसका मतलब है उसकी जो टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 75 के। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो एस पी ये हो जाएगा और ये इस तरीके से आप ये हो जाएगा। तो आप एक जब कुर्सी की मानोगे, मान लिया कि एक कुर्सी की जो कॉस्ट है या बेचने वाली जो है वो एक्स मान ली, तो जब 45 की हो जाएगी वो 45x हो जाएगी। अब जो एक कुर्सी की जो हमने कीमत है वो एक्स मानी है, तो जो ख़राब कुर्सी है उसकी कितनी हो जाएगी 4/5x। तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो एक सिंगल की कितनी वैल्यू आ जाएगी 4/5। यहाँ पे देख लीजिए, जब आप 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना कितना आंसर आया था यहाँ पे 1316 आया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो जो है डी आ जाएगा, 1053 आ जाएगा। हाँ, अब जैसे ये 71 वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा करने लायक था कि जैसे एक व्यक्ति जो है एक मतलब 123 सेंटीमीटर लंबे धागे से 3 टुकड़े काटना चाहता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके से जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये बोला कि धागे का जो दूसरा टुकड़ा है धागे के सबसे छोटे टुकड़े से 3 सेंटीमीटर लंबा है। अब सबसे छोटा हमने एक्स मान लिया, और जो इसके बाद वाला है वो x + 3x हो जाएगा, और जो तीसरा है वो x का 2 गुना है, और ये या तो इक्वल है या इससे छोटा है।
तो जो यहाँ से x है वो 30 निकल जाएगा। आप यहीं भी रुक सकते थे क्योंकि 30 जो है एक ही इसमें है, तो जो निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी दूसरे भी आप सॉल्व करोगे तो उसका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है ये 72 वाला क्वेश्चन है। तो ये 72 वाला क्वेश्चन थोड़ा जो है कैलकुलेटिव है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि जो है इसमें जो है एक सीरीज टाइप की बन रही थी, जो कि लास्ट में इसमें जो फॉर्मूला है वो जो है जो जीपी में जो होता है ना इन्फिनिटी वाला, वो वाला लग जाएगा, जिसमें जो है जो ऐसा निकलता है वो निकलता है ए अपॉन में 1 - r से। तो ए जो यहाँ पे है वो आ रहा था आपका 1800, और जो आर है वो जो है सब में 4/5 था। तो यहाँ से जब आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसके यहाँ से जो है इसका 9000 आंसर आ जाएगा। और जैसे ये भी है 75 वाला, इसमें कुछ नहीं था कि जो किसी क्रिकेट टीम का कोच एक खिलाड़ी राजेश के साथ निर्धारित किए गए अभ्यास के लिए सुबह 8:30 बजे खेल के मैदान में पहुंचा, और राजेश उसके 45 मिनट बाद आया। तो 8:30 में जब हम 45 मिनट जुड़े हैं, कुल मिला के 70 मिनट की बात कर रहा है। 70 मिनट मतलब 9:20 पे जो राजेश आया वो 9:20 पे आया, और कुल मिला के कितने मिनट लेट था, 20 मिनट लेट था। तो इसका मतलब जो जो फिक्स टाइम था वो कितना था, 9 बजे। अब ये बोल रहा है कि कोच निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंच गया था। कोच जो है वो कितने समय पहले पहुंच गया था, 25 मिनट पहले। तो 25 मिनट है, इसमें जो है किसी में भी जो है आंसर, किसी में जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये वाला था 76 वाला, ये तो थोड़ा इजी था, कि इसमें जो है दिया है कि 76 वाले में कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़े संभावित वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये वृत्त है, इसके अंदर जो है आप ये खींच लीजिए। तो जो ये है ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि ये पूरा डायमीटर हो जाएगा ना। और तो फिर इसको जब आप, तो हमें ही पता है कि जो वर्ग का जो डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 इंटू ए। तो यहाँ से ए निकल जाएगा हमारा कितना, 10√2। तो जो जो इसका जो एरिया आ जाएगा वो a² का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 के। तो इसका आंसर सिंपली ये आ जाता। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आप उससे देख लीजिएगा। मैंने इसको सॉल्व करके देखा था तो इसका आंसर ये आ रहा था। बाकी इसको आप देख सकते हो कि मतलब जैसे बस थोड़ा सा मैं आइडिया ये बता देता हूँ कि जैसे इसने बोला है कि ये है एनवें सदस्य ने इस हिस्से में लगाया, तो जब हम n = 1 रखेंगे तो फर्स्ट व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए थे, 15 रुपये। दूसरे ने कितने लगाए थे, 35 रुपये। तीसरे ने कितने लगाए थे, इतने। और चौथे ने कितने लगाए थे, इतने। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा। अब जैसे ये है 78 वाला, 7 क्रमागत धन पूर्णांकों के अनुक्रम पर विचार कीजिए। प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत जो है n है। अब जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 अप टू 7 मान लिया, तो n का जो इन्होंने 5 का दे दिया वो कितना दे दिया, n दे देगा। तो इन सबको जब आप वो 1 2 3 4 5 को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5 करोगे तो 3 आएगा। और जब आप सबका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 28/7, तो ये आ जाएगा 4। तो जो हम 4 को जो है 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 = 3 हमें पता है n है, तो n + 1 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। इसी प्रकार ये 79 वाला है। 79 वाले में दिमाग की लगाना था कि जो जो x है वो 0.50 से क्या है, छोटा है, और जो y है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और जो z है वो 1 से बड़ा है। तो इन संख्याओं में x y z की जो मीडियन है वो क्या होगा। तो ये तो हमें पता है कि जो, क्योंकि जो कुछ भी जो वैल्यू है वो पॉइंट, इसमें देखें ना कि 0.5 से छोटी है, और 0 और ए के बीच में है, और अगले जो है 1 से वो जेड जो है वो बड़ा है। इन तीनों का जब आप मीडियन निकालोगे तो वो ए के बीच में ही आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो आता है वो आ जाता है 0 और ए के बीच में। और जैसे 80 वाला है, इसको जो क्वेश्चन था, इसकी जब क्वेश्चन की टर्मोलॉजी अगर आप पढ़ लेते तो ये इजीली सॉल्व हो जाता। जैसे इसने बोला कि ए की टर्म दे रखा है, अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों से रिलेटेड, मतलब जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। तो इसको जो है हमने विपरीत करना था, जो कि मैंने यहाँ पे कर भी रखा है। ये आया था, इसको विपरीत को सॉल्व करते हुए ये आया है। अब ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार प्राप्त पद में कितने स्वर वर्ण है। तो कितने स्वर है, यहाँ पे जो है 3 आ रहे थे, एक आई आ रहा था, एक यू आ रहा था, और एक ओ आ रहा था। इसके हिसाब से इसका आंसर डी आ रहा था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो कल है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जीएस का जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दूँ।